Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Friday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic indices log marginal losses. Sensex closes near 62,600 mark. Nifty settles below 18,570 level. Rupee accelerates 11 paise to close at 82 rupees and 46 paise. And Brent crude trades at $76.28 per barrel. प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट में रहे। सेंसेक्स 62,600 के करीब रहा। निफ्टी 18,570 के नीचे आ गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चा तेल $76.28 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज गिरावट में रहे। सेंसेक्स 62,600 के करीब रहा और निफ्टी 18,570 के नीचे बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में यह गिरावट वैश्विक शेयर बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.35% की मंदी से 223 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.4% की गिरावट के साथ 71 अंक कम होते हुए 18,563 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक लगभग पूर्व स्तरों पर ही बने हुए थे। Key domestic indices witnessed losses today. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished near the 62,600 mark. Nifty at the NSE closed below the 18,570 level. Both stock indices fell amid mixed cues from the global share markets. Sensex fell by 223 points or 0.35% to finish at 62,626. Nifty also depreciated by 71 points or 0.4% to end at 18,563. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices both traded flat. In the Sensex pack of 30 companies, the shares of 11 companies appreciated while 19 declined. IndusInd Bank was the top gainer as it climbed at 2.1%, followed by Axis Bank, which was 1.2% up. Larsen & Toubro rose by 1%. On the other hand, Tata Steel declined by 2%. State Bank of India fell 1.7% and Hindustan Unilever slipped 1.65%. In sectoral indices at the BSE, 5 sectors logged gains out of 20. Capital goods surged 1.15% and industrial sector was up 0.9%. Telecom rose by 0.7%. FMCG and tech both declined 0.8% each. Information technology was 0.7% down and metal sector tumbled 0.65%. The overall market breadth was negative as shares of 1,735 companies rose while 1,801 companies declined. A total of 112 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 11 पैसे की मजबूती से 82 रुपये 46 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.48 पर था। पुनीत जी, इस सप्ताह की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई थी, फ्राइडे की मजबूती आगे चली थी, लेकिन अभी जो 2 दिन से गिरावट है, आप कैसे देखते हैं बाजार की अभी की स्थिति को? सुनो, देखिए, यदि हम शेयर बाजार को देखें अब पिछले 2 महीने का अगर पीरियड देखें तो हम देखेंगे कि बाजार बहुत तेजी से और ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप काफी बड़ी तेजी इस बाजारों में रही है। उसका खास कारण तो एफआईआई की बाइंग और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग थी वो रहा, लेकिन आप देखेंगे पूरे विश्व में इन पिछले 2 महीने में काफी तेजी
रही शेयर बाजारों में। मुझे लगता है कि वो अब कुछ हद तक वहां एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है ऊंचे लेवल्स पर, दूसरा कुछ वैल्यूएशंस को लेकर भी कंसर्न्स हैं। ऐसा लगता है कि बाजार बहुत तेजी से ऊपर आए हैं और यहाँ पर कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज थोड़ा। हमने एफआईआई के द्वारा सेलिंग भी देखी है आज, तो डेफिनेटली आज एक जिसे कहता है ब्रीदर लिया है मार्केट्स ने, थोड़ा सा स्लो डाउन हुई है। तो लेट अस सी कि आने वाले 1-2 सप्ताह में अब बाजार का क्या ट्रेंड रहता है। आपका क्या एज एन एक्सपर्ट अनुमान है, क्या ट्रेंड रहेगा? देखिए, मेरा सोनू मानना यह है कि बाजार यहाँ पर अब कंसोलिडेशन करेंगे, एक रेंज में, नैरो रेंज में वो रहेंगे, और अभी बाजार में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, मेरा अनुमान ऐसा है। और वो एक हेल्दी करेक्शन होगी क्योंकि वहां से वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव होंगी और एक दोबारा से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एंट्री का पॉइंट एक आएगा। ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट आ रहा है अभी, मुझे लगता है वो प्रॉफिट ले रहे हैं बाजार में। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि मेरा अनुमान यह है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और करेक्शन होगी और फिर दोबारा से बाजार जो है थोड़े समय के बाद फिर शायद बेहतर होंगे। Puneet, we saw the DIIs jump in today and become the net buyers in the equity markets to the tune of 1,246 crore rupees. We know that the FIIs have already pumped in more than $8 billion into this market. What is the thinking right now? Usually in the month of May, June, markets tend to fall, but that has not happened. So what is the strategy now if you look at it from quarter to quarter? So, of course, we have that famous saying, no, that sell in May and go away. So that hasn't happened this time around. We have seen that buying continued in May, and then that trend has continued in June. Largely, when FIIs were buying very aggressively during April and May and first half of June, I think domestic institutions took a lot of money off the table. They have, and they also seen a lot of inflows into the equity market, in equity funds. So I think overall, domestic institutions are flush with funds. They may be a bit hesitant when buying stocks because of valuations. But as far as liquidity is concerned, I think they are very comfortable. Therefore, I think the correction which may come in the market will be only a very minor correction and will be a healthy correction. So FIIs who have been really pumping money into the Indian markets and across Asia, in fact, I think they're going to take a breather because, again, like I said, I mean, they may want to take some profits off the table. So overall, yes, FIIs are sellers, were sellers today, in fact. That is the first day that there have been any meaningful selling by FIIs. Domestic institutions continue to be buyers because they have a lot of funds to deploy really. पुनीत जी, कल एक बहुत ही मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट हुआ, आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया इंटरेस्ट रेट्स में, लेकिन जो उनकी कमेंट्री थी वो उसमें थोड़ी उन्होंने चिंता जताई इन्फ्लेशन को लेकर। शायद जो एल नीनो की सिचुएशन डेवलप हो रही है वो देखना चाहते हैं कि उसका क्या असर होता है। सो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ कॉशनरी नोट जो दिया, आपको लगता है कि वो भी कुछ बाजार की धारणा को प्रभावित करेगा? अगर यदि हाँ तो कैसे करेगा? देखिए सोनू, आरबीआई की कमेंट्री को यदि आप पूर्णतया से पढ़े तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक बैलेंसिंग एक्ट किया। ये उम्मीद भी जताई कि आगे तो डेफिनेटली कोई इंटरेस्ट रेट हाइक्स आने की कोई उम्मीद नहीं है और शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। बिटवीन द लाइन्स उन्होंने ये बात कही, लेकिन साथ ही ताकि मार्केट्स को सिर्फ कॉशनरी नोट भी दिया कि देखिए अगर इन्फ्लेशन बढ़ने की दोबारा से सिचुएशन आती है या कोई डिसरप्शन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो वो लिक्विडिटी को टाइटन करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है आरबीआई का बैलेंसिंग एक्ट था। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगले 5 से 6 महीने तक आरबीआई की तरफ से कोई भी लिक्विडिटी को लेकर या मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। डेफिनेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, जो प्रोविजनिंग है बैंक की बैलेंस शीट्स में, एनबीएफसी को टाइटन करना है, फिनटेक कंपनीज को सपोर्ट करना है, ये बेसिकली डेवलपमेंटल जो पॉलिसीज हैं, मुझे लगता है वहां जोर ज्यादा रहेगा अगले कुछ समय के लिए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्वीकिंग है, इंटरेस्ट रेट्स, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यहाँ आरबीआई पॉज करेगा। और आपको क्या लगता है कि आपकी जनरल एडवाइस क्या होगी? आपने अभी कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्या आपकी भी एडवाइस यही रहेगी जनरली इन्वेस्टर्स के लिए कि प्रॉफिट बुक करने के लिए अच्छा समय है? देखिए ये दो इसमें
एक वो ले सकते हैं, थिंकिंग ले सकते हैं आप। एक तो जो ट्रेडर्स है जिनको लगता है कि वो अभी बाजार में बेचकर थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं बाजार से, मुझे लगता है वो एक अच्छी एक स्ट्रेटेजी होगी फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। लेकिन अगर आप बहुत लंबे अरसे के इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हैं, तो शायद कोई बहुत बड़ा यहाँ पर सेलिंग करें और दोबारा से उसको बाइंग करें, वो हम टाइमिंग जो है मार्केट का वो नहीं कर पाते। नॉर्मल जो नॉर्मल पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, तो जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं जिनको बहुत एक्टिवली मार्केट में नहीं पार्टिसिपेट करते, मुझे लगता है उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बाजार को रेगुलरली देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड वी कैन वेट फॉर, मुझे लगता है कि बेहतर टाइम आएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। Puneet, liquidity has been chasing valuations in our market. We have the Sensex at an all-time high, even though there's a minor correction in today's trade. What is the price-to-earnings ratio right now in the Sensex top 30 companies? Is a correction imminent, or are we likely to see further overvaluations because of the buying support? So, Arjun, see what has happened is in last 2 months, the PE multiple has actually gone up from about 18 times to 21 times. And we know that 21 times is not a comfort zone for most value investors. We like PE multiples to be close to 17, 18, which is the average for last many years. So I think if you look at the PE multiples and the growth prospects in the economy, I think the markets are slightly overvalued right now. There could be slight correction in terms of valuations. Therefore, PE multiples, if they come down to about 19, I think that would be good. Whatever conversations we are having with various companies, with various industries, what we learn is that the economy is right now consolidating. The growth has moderated. Many industries like chemicals, steel, cement, paper, most of these companies are right now facing slight slowdown in demand, even FMCG companies. So clearly, I think valuations at the current level of 21 are slightly overstretched, and I would say that there is room for some correction there. पुनीत जी, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल फर्म्स जो हैं उन्होंने मार्च क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर उनका ग्रोथ रहा, नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा 44%, जबकि एस्टिमेट था 29%। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ को एक रीजन बताया जा रहा है। फाइनेंशियल स्पेस में आप कैसा देखते हैं आउटलुक, स्पेशली जो यूएस में कुछ बैंक्स में एक कमजोरी आई उसको देखते हुए, और जनरल जो एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसको देखते हुए? तो सोनू, हमने ऑब्जर्व किया कि पिछले जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट आए या पिछले साल की जो परफॉर्मेंस रही, उसके अंदर 2-3 सेक्टर्स ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। उसमें फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स, पर्टिकुलरली बैंकिंग जो है, वहां पर हमने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो बढ़ी, और एनपीएस नहीं बढ़े उस दौरान। तो डेफिनेटली बैंकिंग क्षेत्र का जो प्रदर्शन रहा भारत में भी और पूरे विश्व के दूसरे बाजारों में, वो बहुत अच्छा रहा। दूसरा, हमने देखा कि ऑटोमोबाइल कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, इन सेक्टर्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन कमोडिटी रिलेटेड जो सेक्टर्स थे, स्टील कह सकते हैं आप या केमिकल्स कह सकते हैं, वहां पर डिमांड स्लो डाउन था और वहां पर ने देखा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। इवन आईटी कंपनीज में भी थोड़ा उम्मीद से प्रदर्शन कम रहा। तो इसलिए अगर हम डिवाइड करें परफॉर्मेंस को कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स यानी बैंकिंग स्टॉक्स वो सबसे बेस्ट परफॉर्मर थे पिछले क्वार्टर में। आने वाले समय में क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अभी आउट परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर की है वो भी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है वो उनके लिए काफी कंड्यूसिव है। Puneet, if you just compare the macroeconomics with what's happening in the market, the GDP estimate by RBI is 6.5% for the financial year. And if you look at it from quarter to quarter, usually in the first 2 quarters of the financial year, the growth is much higher as compared to the third and the fourth quarter. Is the stock market likely to follow that line in terms of profitability and consumption figures released by the companies in their disclosure? Is the buying interest likely along those lines? So the data on GDP front and macro front so far has been better than expected. We expected that there will be some setbacks in certain sectors. That didn't happen. However, I think we still need to be cautious about
the next 2 quarters as far as commodity-based industries are concerned. Because definitely we see some kind of a slowdown in demand, particularly in low-value items. See, luxury, surprisingly items, high-end housing, high-end cars, all these items, travel, hotels, all these have seen exceptional increase in consumption. But when we come down to FMCG goods, we come down to textiles, products of mass consumption, we have seen some kind of a slowdown in rural areas, in semi-urban areas, everywhere. So I think we need to see that this economy stabilizes in the next 2 quarters, consumption bounces back on lower inflation, lower prices, and I think then we will be able to predict what kind of numbers we will get for. But right now I'm cautious. I'm not very gung-ho about these numbers that we got, and I think current year will be a bit challenging as far as overall economic growth is concerned. पुनीत, स्पीकिंग ऑफ इन्फ्लेशन, भारत में डेफिनेटली इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में आई दिखती है, जो पिछले कुछ आंकड़े आए हैं, लेकिन अमेरिका में या जो बाकी यूरोप में अभी भी हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन बने हुए हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, खासकर उसके अगर हम उसके अनुरूप देखें तो। एंड बैंक ऑफ कनाडा ने अपना रेट बढ़ाया है इस वीक, बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट वीक बढ़ाया। अगले सप्ताह आपको क्या लगता है यूएस फेड क्या करेगा? जून 14 और 15 को उनकी जो मीटिंग है उसमें क्या फैसला लेगा, और क्या इससे भारत पर दबाव पड़ सकता है आरबीआई पर इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखने की तरफ? आपने सही कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो फैसला आया इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, वो काफी चौंकाने वाला था। हमें ऐसा नहीं लगता था कि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मुहिम जारी रहेगी, लेकिन तो आप अगर, और ये दोनों ही देश जो है ये एडवांस इकोनॉमीज हैं, तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका में ये कहना कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस जो है वो डन डील है, आगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी यूएस फेड एक और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे। डेफिनेटली पीछे की जो कमेंट्री रही है यूएस में, उसमें उन्होंने पॉज को फेवर किया है, लेकिन लुकिंग एट द रीसेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट की बात करें या नंबर, जो इन्फ्लेशन डेटा भी जो आया है वहां पर, कंजम्पशन, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं पीसीई, वो भी थोड़ा उम्मीद से ज्यादा आया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में अगर आप यूएस फेड फंड रेट्स देखें तो करीब 45 to 50% चांस उन्होंने अभी दिया है एक और रेट हाइक को, और शायद उसके बाद पॉज। भारत के ऊपर यदि अमेरिका में देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डॉलर और स्ट्रांग होता है और रुपी वीक होता है, जो आरबीआई नहीं चाहेगा। तो आरबीआई को मुझे लगता है मजबूरन एक इंटरेस्ट रेट हाइक और करना पड़ सकता है अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक एक और आता है। Puneet, Jefferies has estimated that or projected that the Sensex will touch 1 lakh in the next 5 years. But is that because of profitability of the companies or disinvestment being carried out? Are FIIs taking positions right now in terms of what policy the government is likely to implement? So, Arjun, primarily the indices go up because of profitability of the companies which comprise those indices. So, I do believe that Sensex 30 companies or Nifty 50 companies will see the profitability go much higher in next 5 years. And I won't really be surprised if Sensex crosses that magic figure of 1 lakh in next 5 years. I think it is reasonable to expect that it will happen. However, I think government's own reforms agenda is also very important, because that is what gives strength or to the belief of FIIs that India's economy is likely to grow. Disinvestment, is not just a slogan. Disinvestment actually is because PSUs are very large part of India's economy, and they need to be unshackled. They need to grow economically, and the only way to do that is actually to free them from controls of the government and to put them in the private sector so that they can choose their own capital allocation. So I think policies like disinvestment are extremely important. However, because of this being the election year and we're going to see general elections in the next 12 months, I don't think we will see any meaningful disinvestment in the coming 12 to 15 months. Any significant disinvestment is at least 2 years away. But yes, it is a very important part of the overall economic reforms agenda for the government.
आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख था। जापान का निक्केई सूचकांक 1.9% की तेजी में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.15% की बढ़त पर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.55% की बढ़त दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.5% की वृद्धि रही। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां रुख नकारात्मक था। लंदन के फुटसी में 0.5% की गिरावट थी। फ्रांस का कैक 0.3% के नुकसान में था और जर्मनी के डैक्स में 0.15% की मंदी चल रही थी। पुनीत जी, हालांकि आज हमने अन्य एशियाई बाजारों में खासी तेजी देखी है, लेकिन चीन के जो लेटेस्ट मई के एक्सपोर्ट फिगर्स आए हैं उसमें 7.5% की गिरावट आई है, जबकि एस्टिमेट था कि गिरावट होगी, लेकिन एस्टिमेट सिर्फ 0.4% था। उसके कंपैरिजन में 7.5% ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स। चाइना के एक्सपोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वर्ल्ड का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, चीन के एक्सपोर्ट सुनो तो सेंट्रल पीस है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का, इसमें कोई शक नहीं है। वो कई चीजों को दर्शाता है। एक तो चीन की अंदरूनी व्यवस्था या उनकी अर्थव्यवस्था की हालत क्या है उसको दर्शाता है। दूसरा वो दर्शाता है कि चीन के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज को होते हैं, खासतौर से यूरोप को होते हैं। तो वहां पर अगर डिमांड कम हो रही है तो चीन के एक्सपोर्ट्स कम होंगे। तो चीन में जो आप देखिए जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है वो दिखाती है कि यूरोप की जो इकोनॉमी है उसमें काफी कमजोरी है इस वक्त। तो दूसरा जो चीन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं वो मुझे लगता है बहुत नेगेटिव रही है टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखें तो वहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी वहां पर अब अपनी नई फैक्ट्रीज नहीं लगाना चाहती हैं, वो भारत में आना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि जो अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है, उसका असर आप शायद 5 वर्षों में देखेंगे। और आई थिंक चीन इज गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन नेक्स्ट 5 years एंड उसका खास कारण है उनकी अपनी पॉलिसीज। वो पॉलिसीज जो है वो बहुत बिजनेस फ्रेंडली नहीं है और इसका असर 5 साल में आप जरूर देखेंगे चीन की व्यवस्था में। और आपने कहा पाश्चात्य देशों में अगर डिमांड कम हो रही है तो भारत के एक्सपोर्ट मोमेंटम के लिए भी चुनौती पैदा हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन एक फर्क है। देखिए, भारत को इस वक्त बहुत बड़ा मोमेंटम मिला हुआ है चाइना +1 से। तो जो गिरावट आप चाइना से देख रही हैं, अगर जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो अपनी इंपोर्ट कट करेंगी तो वो चाइना से ज्यादा इंपोर्ट कट करेंगी। भारत जो एक्सपोर्ट करता है ज्यादातर सर्विसेज से करता है और आपको हैरानी होगी जानकर कि जो भारत के सर्विसेज एक्सपोर्ट हैं वो उसमें बहुत बढ़त आई है पिछले 2-3 महीनों में। और तो इसको ये साफ दर्शाता है कि जो वर्ल्ड की जो प्रेफरेंस है, जो बाइंग प्रेफरेंस है, ट्रेड प्रेफरेंस है, वो शिफ्ट हो रही है। तो भारत से जो इंपोर्ट्स हैं वो कट नहीं हुए। भारत में भी ऑल्दो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़े गिरे हैं, लेकिन वो मामूली गिरावट है। तो मुझे लगता है हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, पहली चीज। दूसरा कि वो चाइना से ज्यादा कट कर रहे हैं और भारत से वो अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। Puneet, what's the Bank of Japan news? They still are holding the repo rate at 0.1% as compared to anyone else, any other central bank. It's the lowest. Nikkei 225 went up by 2% today, 1.9 in fact. What's driving the market in Japan, macroeconomically and the stock market? So two things. Bank of Japan continues to be a riddle for most people in the financial world. What Japan is trying to do. They, of course, have been following a very strong and in fact very very liberal monetary policy supporting the domestic economy, and but it's a very risky bet. We don't know yet if yen will fall off the cliff because of that policy. But right now, Bank of Japan continues to pursue an easy money policy. They're the only central bank in the world which is pumping liquidity into their economy, and that is one of the reasons why Nikkei is now at 30-year high. But I think Japan is counting on the fact that Japanese trade, Japanese business investments will pick up very strongly as the economy rebounds. So it's a risky bet Bank of Japan has taken, but how it turns out. Well, let's have a look at the U.S. market now. U.S. stocks closed higher yesterday due to an increase in technology stocks, while volatility dropped to record lows ahead of an eventful economic and policy calendar next week.
The Nasdaq Composite Index was 1% up and the S&P 500 appreciated by 0.6%. Similarly, the Dow Jones Industrial Average gained 0.5%. Puneet, volatility falling. What is the level of small investor participation in the U.S. stock market right now, or is it just the institutional buyers and sellers participating? So two things here, which are very notable. One is that retail investor participation was very high in US until about a few weeks back. And suddenly the data that we have got in the last couple of weeks shows that investors are now wary of investing at these levels. So we have seen that fall a little bit. Secondly, in America, it has so happened, and you will be surprised to know, that S&P 500 index, which comprises of 500 companies, only two companies, Apple and Microsoft, they alone comprise 24% weight in S&P 500 index now. Only two companies. So, I mean, it is a S&P 500, but two companies alone, Apple and Microsoft, they drive in S&P. And therefore, I think those markets have become very narrow and very highly institutionalized. Mostly, institutions invest in Apple and Microsoft kind of stocks. So, my own fear is that it's become so narrow that it is not representing actual state of in American economy or the participation by retail investors. पुनीत जी, वहाँ जो बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 4% पे पहुंच गई हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, बॉन्ड यील्ड्स में काफी गिरावट आई थी पीछे, जब उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स अब नहीं बढ़ाएगा या उसको कट करेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. 4% जो बॉन्ड यील्ड आई है, क्योंकि अब ऐसा अनुमान है वहां पर एक्सपर्ट्स का कि फेडरल रिजर्व इस वर्ष में यानी 2023 में कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा. पहले उम्मीद थी कि 2 इंटरेस्ट रेट कट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा अनुमान है कि कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं आएगा. फेडरल रिजर्व थोड़ा टाइट रखेगा मॉनेटरी पॉलिसी को. तो हम देख रहे हैं कि वहां पर यील्ड्स बढ़ी हैं, और यील्ड्स बढ़ने से मेरा अनुमान ऐसा है कि वहां पर जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है अमेरिका में, वो बढ़ गई है. और हम जब देखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अगर शार्प फॉल आता है जीडीपी ग्रोथ में, तो वो इकोनॉमी के लिए वहां पर थोड़ा हर्टफुल हो सकता है. Well, let's now move on to the oil market. Oil prices rose today and were broadly flat on the week as concern over oil demand growth was balanced by Saudi output cuts. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.28 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.57 per barrel when reports last came in. Puneet, just looking at the data on a week-by-week basis, one gets the impression that oil prices are sliding, and we are seeing not an OPEC decision, but nation dominating OPEC taking a unilateral cut like this. So what's the future of oil right now? So OPEC, of course, and particularly Saudi Arabia is desperately trying to keep the prices higher. But there's a very strong rumor in the market right now. In fact, that is one of the reasons why prices came down, is that Iran and US are again close to some kind of a deal to roll back Iran for selling exports. I think that is America's answer to Saudi, because Saudi is trying to push up the prices against America's will. America wants to bring the prices down. I think so there could be a deal in the making between US and Iran, and that would really bring down oil prices significantly. और आइए अब चलते हैं सराफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 59 रुपए की बढ़त से 59,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. जुलाई अनुबंध वाली चांदी 320 रुपए की तेजी से 73,990 रुपए प्रति किलो पर थी. वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,979.60 प्रति आउंस पर था और चांदी भी बढ़त के साथ $24.45 प्रति आउंस पर थी. ब्रीफली, फ्यूचर में ट्रेंड पॉजिटिव या आपको लगता है डाउनवर्ड प्रेशर्स होंगे? नहीं सोनू, मुझे लगता है देखिए लॉन्ग टर्म तो सोने की कीमतों में और बढ़त आएगी, क्योंकि चाइना का सेंट्रल बैंक जो है वो काफी बड़े पैमाने पर गोल्ड खरीद रहा है, डॉलर्स को शिफ्ट कर रहा है गोल्ड में, और दूसरे सेंट्रल बैंक भी कर रहे हैं. तो मुझे लगता है गोल्ड में ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे मजबूती ही लगती है. समय समाप्त हो रहा है, सो आपको हम अब विदा कहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी. धन्यवाद सोनू. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices log marginal losses. Sensex closes near 62,600 mark. Nifty settles below 18,570 level. Rupee accelerates 11 paise to close at 82 rupees and 46 paise. And Brent crude trades at $76.28 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Market Mantra.